जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोग रिप्लाई तो कर सकते हैं ना, कम से कम इतना तो टाइम निकाल लिया करें। अच्छा जी, ठीक है जी, क्लास हम स्टार्ट करते हैं। रैंडम मैंने कुछ सेंटेंसेस को चूज किया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा उसके हवाले से हिंट भी है। जो करेक्ट फॉर्म है उनकी वो भी बताई हुई है। आज का हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ साथ नाउन और प्रोनाउन की जो करेक्शन है वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि जो हमारे पास ये सेंटेंसेस हैं, ये पीएमएस के पेपर में भी और सीएसएस के पेपर में भी अच्छी खासी अहमियत रखते हैं। और अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आता है। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जो सीएसएस और पीएमएस की जो राइटिंग होती है, पैराग्राफ राइटिंग होती है, आपका जो हमारे पास नरेशंस होती हैं, हमारे पास ऐसे होता है, इंग्लिश प्रेसी और कम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ होते हैं, उनमें भी इनकी अच्छी खासी अहमियत होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को ठीक किस तरीके से किया जा सकता है और इसके फॉल्ट कौन से होते हैं। एक जनरल आपको मैंने सेंटेंसेस बताए हुए हैं, तो उन जनरल सेंटेंसेस में से आपने एक आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सा सेंटेंस कहाँ से इनकरेक्ट है और इस पे कौन सी मिस्टेक है, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद उसको करेक्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नो नो सूनर ही सॉ मी ही रन अवे। अच्छा, इसमें क्या ये फॉल्ट है, ये गलत सेंटेंस बताया हुआ है। मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि गलत क्यों है नीचे हिंट के फॉर्म में, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी बताना है कि ये सेंटेंस कौन सा ये गलत, इसके अंदर नाउन की गलती है, प्रोनाउन की है, एडजेक्टिव की है, एडवर्ब की है, या फिर इसके अंदर कोई और कॉमन मिस्टेक पाई जाती है, ठीक है जी। सबसे पहले जी, नो सूनर ही सॉ मी ही रन अवे। बेसिकली इसका रिवाइज फॉर्म क्या है जी? करेक्ट फॉर्म ये है, नो सूनर डिड ही। बेसिकली ये क्या है कि हमारे पास जब भी नो सूनर की बात आती है तो हमेशा डिड और देन का इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है जी। ये एक जो होते हैं मतलब कि सेंटेंसेस होते हैं, जिनको हम पेयर सेंटेंसेस कहते हैं, पेयर वर्ब्स के नाम से जाने जाते हैं ये, ठीक है। कि जब भी नो सूनर का वर्ड आएगा तो डिड और देन जरूर इस्तेमाल होता है हमेशा, किसी भी जगह पे किसी भी सेंटेंस में। तो आपने याद रखना है कि जब हम नो सूनर का इस्तेमाल करते हैं तो डिड ही साहब मी देन ही रन अवे। इसमें उन्होंने हिंट नीचे यही दिया हुआ है कि हमारे पास नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय द डिड एंड देन। ये दोनों जो सेंटेंस होते हैं इकट्ठे आते होते हैं। आगे जी, द कमिटी कंप्राइजेस ऑफ 5 मेंबर्स। अब इसके अंदर क्या मिस्टेक किया हुआ, मिस्टेक की हुई उन्होंने जी, कि यहाँ पे हमारे पास आप ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत बड़ी मिस्टेक है, जनरल मिस्टेक है जी। हाँ जी। अच्छा जी, जनरल मिस्टेक है। वो जनरल मिस्टेक क्या है? हम अक्सर ये मिस्टेक करते होते हैं कि जब भी कंप्राइजेज या इसके साथ मिलते जुलते कुछ वर्ब्स होते हैं, उनके साथ जो प्रपोजिशन है ऑफ, उसको इस्तेमाल नहीं करते। जस्ट और जस्ट उसकी हम क्या करते हैं, अगर हम बात करें कि उसकी जो पैसिव फॉर्म होती है ना, उसके साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्टिव फॉर्म के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पे द कमिटी कंप्राइजेस 5 मेंबर्स।
अब कंप्राइजेस ऑफ 5 मेंबर्स, बहुत बड़ी मिस्टेक, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बड़ी मिस्टेक करते हैं हम। अक्सर औकात हम क्या करते हैं कि हम कंप्राइजेस ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, ऐसी जो मतलब वर्ड्स होते हैं ना, कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, कंसिस्ट, कंप्राइजेस, पोस्ट ऑफ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ ऑफ नहीं लगता। अगर वो हमारे पास देखिए, द वर्ब कंप्राइज इज नॉट फॉलोड बाय द प्रपोजिशन द एक्टिव ऑफ इज यूज्ड इन द वॉइस पैसिव, मतलब पैसिव वॉइस जो होती है उसके इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव वॉइस इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पर इसकी पहली कमिटी कंप्राइज्ड ऑफ 5 मेंबर्स, यहाँ पे इसकी पैसिव फॉर्म ये बताई हुई है, तो पैसिव फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। आई डू नॉट वांट टू पार्ट फ्रॉम यू। अच्छा जी, एक यहाँ पे प्रपोजिशंस की मिस्टेक है। डू नॉट वांट टू पार्ट विद यू आएगा यहाँ पे, विद इज यूज्ड टू शो सेपरेशन। सेपरेशंस के लिए हमेशा फ्रॉम इस्तेमाल नहीं करते, जो है ना वो हमेशा विद का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि मैं तुमसे अलहदा नहीं होना चाहता। ठीक है, आई डू नॉट वांट टू पार्ट विद यू, ये याद रखना है। सेपरेशंस के लिए हमेशा आपने विद इस्तेमाल करना है, फ्रॉम इस्तेमाल नहीं करना। अली डू नॉट, अली डज नॉट वांट टू पार्ट फ्रॉम हिना, इस तरह नहीं कह सकते। अली डज नॉट वांट टू पार्ट विद हिना, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे जब भी किसी सेपरेशन की बात करते हैं, अलहदा होने की बात करते हैं, तो वहां पे फ्रॉम नहीं आता, विद आता, और ये जनरल मिस्टेक है जो हम कॉमन सेंस के अंदर करते होते हैं। आगे जी, आगे देखिए हमारे पास आई शैल रिटर्न आफ्टर 4 days। अब याद यहाँ भी प्रपोजिशंस की मिस्टेक है कि आपने जब भी किसी चीज के एंड की बात करें, जहाँ पे फॉर एग्जांपल फ्यूचर की बात करें, मतलब कि जब हम फ्यूचर के इख्तिताम की बात करते हैं तो हम इन लगाते होते हैं। आई शेल मतलब कि रिटर्न आफ्टर 4 days, तो मतलब यहाँ पे मतलब जब हम किसी फ्यूचर में एक स्पेसिफिकली आने वाले पॉइंट की बात करते हैं, मतलब कि फ्यूचर में किसी चीज के खत्म होने की बात कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में चीज खत्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर उसने ये कहा हुआ है कि मैं वापस आऊंगा 4 दिन के बाद। ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा 4 दिन के बाद, तो बेसिकली अब उसने एक स्पेसिफिक पॉइंट बता दिया है, तो यहाँ पे आई शेल रिटर्न इन 4 days आएगा, आफ्टर 4 days नहीं आएगा। मतलब ये तो आपको पता है कॉमन सेंस की मिस्टेक है, हम हमेशा इसके साथ इन लगाते हैं, अक्सर औकात इन भी लगाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इससे रेलिवेंट सेंटेंस आपको मैंने देने हैं, तो आपने वो सेंटेंस भी करने हैं। ठीक है जी। तो आप इस हवाले से एक्यूरेट रहिएगा कि जो हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है। ये मैंने बहुत सारे जो पास पेपर्स हैं, जो आपके सीएसएस और पीएमएस के पास पेपर, उनमें से मैंने इसको इकट्ठा किया हुआ है और आपके सामने रखा है, और इसकी क्वालिटी और रिवाइज जो फॉर्म है वो आपसे डिस्कस की हुई है, और साथ में मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सी मिस्टेक यहाँ पे कोरिलेट कर रही है, तो उनको कैसे हमने रिवाइज करना है। हम्म। अच्छा देखिए जी, इसके बाद हमारे पास जो सेंटेंस है वो ये है, टॉकिंग इज नॉट अलाउड। अब हमने क्या देखा है जी, आज हमने ये देखा है कि जब भी हम बात करते हैं, एक मिनट, कि नो सूनर के साथ हमेशा डिड और देन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी भी कंप्राइजेस या फिर कंपाइज इस तरह के कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, तो उसके साथ हमेशा एक्टिव फॉर्म के साथ ऑफ नहीं लगाते, पैसिव फॉर्म में तो ऑफ लगाना है। अगर किसी से लड़की की बात करनी है तो विद का इस्तेमाल करना है, और अगर फ्यूचर में किसी आने वाले स्पेसिफिक पॉइंट की इख्तिताम की बात हो रही है तो आपने इन लगाना है। अच्छा, इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो बात हो रही है, आई टॉकिंग इज नॉट अलाउड इन द लाइब्रेरी। अब बेसिकली यहाँ पे उसकी फॉर्म क्या बताई है, यहाँ पे इज नॉट अलाउड है, इज नॉट टॉकिंग है, टॉकिंग इन द लाइब्रेरी। सब्जेक्ट जो वर्ब है ना, वो कभी भी जो होता है वो इज नॉट के तौर पे, क्योंकि टॉकिंग खुद एक वर्ब है, तो ये फॉलो नहीं करेगा कि दूसरे वर्ब को। यहाँ पे दो वर्ब है ना, टॉकिंग भी आ गया और इज भी आ गया, लेकिन दो वर्ब फॉलो होते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर होते हैं। इन सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं होता। राबिया अनवर, आप इस अपनी तो जो है अपनी सही करें, इंटरनेट को ठीक करें। ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या जी, आई टॉकिंग इज नॉट अलाउड इन द लाइब्रेरी, तो टॉकिंग इन द लाइब्रेरी इज नॉट अलाउड। अगर इसको आप पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें आप कभी भी ऐसा नहीं होता टॉकिंग इज नॉट अलाउड इन द लाइब्रेरी, अक्सर हमारी मिस्टेक्स होती हैं।
टॉकिंग इन द लाइब्रेरी इज नॉट अलाउड। तो मतलब एक सेंटेंस है जिसको हमने नाम दिया हुआ है हमारे पास पहले। जैसे आपको पता है ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं कुछ, ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल है ना हमेशा जो डिस्टर्ब वर्ब है या मेन वर्ब है उससे थोड़ा सा हटके करते होते हैं। तो कभी भी टॉकिंग इज नॉट अलाउड इन द लाइब्रेरी मतलब नहीं आ सकता, इसकी पैसिव फॉर्म करेक्ट होगी टॉकिंग इन द लाइब्रेरी इज नॉट अलाउड। ये इसका जो करेक्ट सेंटेंस इस्तेमाल होता है। स्मोकिंग इज इन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर द हेल्थ या फॉर हेल्थ। कभी भी जो होते हैं ऐसे सेंटेंसेस जो है ना वो फ्रेजल सेंटेंसेस होते हैं, इसको फ्रेजल वर्ब्स का नाम देते हैं। इनको फ्रेजल वर्ब की जो प्रपोजिशन का नाम देते हैं। इंजस्ट के बाद फोर नहीं आता, कभी भी इंजस्ट टू आता है। ठीक है, रॉन्ग यूज ऑफ प्रपोजिशन है तो हमेशा इंजस्ट टू आएगा, इंजस्ट फोर नहीं आता। ये बेसिकली सीएसएस के पास पेपर के एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन है, इसको आपने ध्यान से याद रखना है कि जब भी इंजरियस की वर्ड आता है, इंजरियस का वर्ड आता है तो आपने इंजरियस फोर नहीं लगाना, इंजरियस टू लगाना है। ठीक है जी, आगे देखिए जी, थो ऑल्ड हिज हेल एंड हार्टी। अब बेसिकली यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि स्पेलिंग मिस्टेक सिंपल से उन्होंने बताई है कि यहाँ पे हेल की स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे दो तरह के सेंटेंस हैं, दो तरह के स्पेलिंग है। एक लिखा हुआ है हेल एंड हर्टी। अब हेल एंड हर्टी बेसिकली एक जो है ना वो इडियम्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो हेल का मतलब होता है वो खैर मुकद्दम करना होता है। ठीक है जी, और जो बेसिकली हेल का मतलब होता है वो हमारे पास तंदुरुस्ती होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे उन्होंने जस्ट स्पेलिंग की मिस्टेक की हुई है। तो बेसिकली यहाँ पे ये एडजेक्टिव फॉर्म है, ये हेल। हेल बेसिकली तंदुरुस्ती की अलामत होता है। तो जैसे जैसे हालांकि हथो ओल्ड मतलब कि बूढ़ा है लेकिन वो सेहत वो तंदुरुस्त और सेहतयाब है यहाँ पे। तो ये हम इसके सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जर्नल में बड़े ही स्पेलिंग मिस्टेक्स के साथ होते हैं। तो यहाँ पे हालांकि वो बूढ़ा है लेकिन वो सेहतमंद और तंदुरुस्त है, तो यहाँ पे इसका वर्ड ये आता है तो ओल्ड ही इज हेल एंड हार्टी। ये रिवाइज सेंटेंस में उनकी फॉर्म करेक्ट फॉर्म बताई हुई है। अच्छा, जिसके बाद देखिए हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, बट नॉट फॉर यू आई वुड हैव फेल्ड, बट फॉर यू। अब देखिए याद रखिए कि जब दो सेंटेंसेस ऐसे ऐसे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हिंट दिया बट फॉर यू मीन्स हैड यू नॉट बीन देयर। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने कोई भी ऐसा सेंटेंस ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया जिसमें यू की बात की जा रही हो, करेक्शंस की बात की जा रही हो, बट नॉट फॉर यू। मतलब तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे लिए यानी आई वुड हैव फेल्ड कि मैं जो है ना नाकाम होना पसंद करूंगा या फिर मैं नाकाम हो जाऊंगा। ठीक है, इस तरह उन्होंने मतलब कि अब एक वुड हैव का इस्तेमाल बड़ा जरूरी है, याद रखिएगा। वुड हैव का इस्तेमाल क्या होता है, आप में से कोई बता सकते हैं वुड हैव का इस्तेमाल क्या है? वुड हैव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ होता है? जी, इसके अलावा सिद्रा के अलावा। चलिए ठीक है जी, इसका मैं आपको वैसे मतलब बता देता हूँ कि बट नॉट फॉर यू आई वुड हैव फेल्ड। तो बेसिकली लेकिन आपके लिए नहीं मैं नाकाम हो जाता। अब देखिए ना, लेकिन आपके लिए नहीं मैं नाकाम, ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर ही सही नहीं बन पा रहा है, इसका जो है स्ट्रक्चर ही सही नहीं है, इसकी सेंस ही सही नहीं बात बन रही। तो आप इसकी जो सेंस ठीक बना सकते हैं वो डेफिनेटली ये हो सकता है, लेकिन आपके लिए मैं नाकाम हो जाता। तो आपके लिए नहीं, डेफिनेटली नाकाम अगर होना है
तो फिर आपके लिए नहीं लगाने की क्या जरूरत है। तो ये बेसिकली इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। तो बाकी सेंटेंस ठीक है, बट नॉट फॉर यू नहीं, बट फॉर यू आई वुड हैव फेल्ड। तो इसका ये सेंटेंस करेक्ट बनेगा। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं मजीद आपको मैं बता सकता हूँ कि लेकिन आपके लिए मैं नाकाम हो जाता, मतलब किसी को कहते हैं यार मैं तुम्हारे लिए नाकाम होना पसंद करता हूँ, यार तुम फेल हो गए यार बड़ा अफसोस हुआ, काश मैं भी फेल हो जाता तुम्हारे साथ। ये वो वाली उस सेंस में ये बात आती है। तो लेकिन आपके लिए मैं नाकाम हो जाता है, लेकिन आपके लिए नहीं, मतलब ये तो सेंटेंस मतलब एक बात ही करेक्ट नहीं बन रही, तो इसको इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो मिस्टेक आ रही है वो सेंस की मिस्टेक आ रही है जी। अच्छा जी आगे चलते हैं जी हमारे पास। इट इज वेरी रिपीटेड स्टोरी। अच्छा यहाँ पे वेरी की मिस्टेक है, बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है, अक्सर औकात करते हैं। तो जब हम पास पार्टिसिपल लगाते हैं ना, तो हमेशा जो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की वो लगाते हैं। तो पार्टिसिपल्स के साथ इसकी मच वेरी नहीं लगेगा बल्कि मच लगेगा। इट इज मच रिपीटेड स्टोरी। तो यहाँ पे वेरी की जो मिस्टेक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पास्ट पार्टिसिपल्स का मतलब पता है आप लोगों को कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर बेस वर्ड की बात करें तो हमारे पास बाइट है, पास्ट फॉर्म जिसकी बिट है, और पास्ट पार्टिसिपल इसका बिटन है। तो इसी तरह अच्छा इसमें मैं आपको वेरी और ना मच में डिफरेंस बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो वेरी होता है वो कभी भी किसी वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता, जस्ट ये खुद एक एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, ये बात याद रखिएगा। और इसको कभी भी जो वर्ब्स पार्ट पार्टिसिपल्स उससे पहले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अम्यूज्ड के तौर पर इस्तेमाल, जब हम वेरी की बात करते हैं तो ये हमेशा जो है ना जब किसी पार्ट पार्टिसिपल्स के साथ आता है तो ये एडवर्ब लाइक या मच लाइक प्रॉपर्टीज को इसके कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हमेशा जब ऐसे, जैसे यहाँ पे पहले उन्होंने बताया हुआ कि हमारे पास रिपीटेड स्टोरी, इट इज वेरी रिपीटेड स्टोरी नहीं कह सकते, इट इज मच रिपीटेड स्टोरी। यहाँ पे उन्होंने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई हुई है, मतलब कि पार्ट पार्टिसिपल के साथ उन्होंने रिपीटेड की फॉर्म उन्होंने लगाई है। रिपीटेड के साथ हमेशा मच आता है, वेरी नहीं आता, ये बात आप याद रखिएगा। तो जब भी हम पार्ट पार्टिसिपल्स की बात करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल से पहले हमेशा जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है तो उससे पहले हमेशा मच लगेगा, कभी भी वेरी नहीं लगेगा। तो पास्ट पार्टिसिपल जो कि थर्ड फॉर्म के साथ आता है उसके साथ हम वेरी नहीं लगाते बल्कि मच लगाते होते हैं। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है, आप बिल्कुल, मतलब आप इसको थर्ड फॉर्म कह सकते हैं इजिली। ये भी एक इम्पोर्टेंट इशारा हो सकता है। अच्छा लास्ट वाला सेंटेंस है आई हैव वर्क वेरी हार्ड ऑल द मंथ लॉन्ग। अब यहाँ पे भी सेंटेंस की करेक्शन की जाए तो इसमें वैसे ऑल द मंथ लॉन्ग बेसिकली एक एडिमेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो बेसिकली ये जो इडियम का मिस्टेक यहाँ पे दे रहा है, आई हैव वर्क वेरी हार्ड ऑल द मंथ ओवर कह सकते हैं, ऑल द मंथ लॉन्ग कोई भी इडियोमेटिक कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। तो यहाँ पे इडियम्स की मिस्टेक है। आई हैव वर्क वेरी हार्ड ऑल द मंथ ओवर, मतलब कि मैंने तमाम महीना बहुत दिल से काम किया है या बहुत मेहनत से काम किया है, आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं। तो ऑल द मंथ ओवर तमाम महीना, मतलब कि तमाम तर ऑल द मंथ ओवर का बेसिकली इडियम है। तो इडियम्स भी मैंने आपको करवाने हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है। तो ईडीएम की जो अगर बात करें तो ईडीएम आपको मैंने जो कहा करवाने हैं वो आपको मैं दो तीन बुक्स रिकमेंड करूंगा। तो इस लिहाज से आप लोगों ने ना इसको बहुत अच्छे से माइंड में रखना है। एक मिनट। जी जी बोले, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जी ठीक है, मैं करता हूँ बात आपसे। अच्छा जी इसमें देखें तमाम महीना अगर तमाम ओवरऑल महीने की बात करें तो यहाँ पे वो डिस्कस हो सकते हैं कि ऑल द मंथ ओवर इडियम एक इस्तेमाल है, एक इडियम का इस्तेमाल है जिसमें हम तमाम तर महीने या पूरे 30 दिन की बात कर रहे होते हैं। अच्छा इसके बाद देखें जी हमारे पास नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाता है जी। हमारे पास वो नेक्स्ट पेज क्या है कि ऑल दो
ही इज, अच्छा यहाँ पे आपने बात याद रखनी है, ये जो सेंटेंसेस है ना, कब ये जो ऑल्दो और यट वाले सेंटेंस, इन सेंटेंसेस का नाम किसको आता है, ये शाबाश बताएं। ये इन सेंटेंसेस का ना स्पेसिफिकली एक नेम होता है। अच्छा, और इसके अलावा? हाँ जी, शाह ने सही बताया जी, कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं इनको। कनेक्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इसके, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे सेंटेंसेस में ना दो वर्ड्स लगाना जरूरी होते हैं। आल्दो के साथ हमेशा यट लगता होता है, सॉरी, जो है ना, आल्दो के साथ कभी भी हम किसी सेंटेंस में यट लगाते हैं और किसी में नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे उसकी सेंस ठीक नहीं बन रही। आल्दो ही इज माय फ्रेंड येट आई डू नॉट ट्रस्ट हिम, लेकिन उसकी रिवाइज फॉर्म क्या, आल्दो ही इज माय फ्रेंड आई डू नॉट ट्रस्ट हिम। तो ये बेसिकली यहाँ पे उन्होंने सेंटेंस की स्ट्रक्चर है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं मिसाल देता हूँ, आल्दो ही वाज लेट yet he stopped to buy a sandwich। तो इसमें ये होता है कि अगर सेंस है ना हमारे पास बन रही है, पहले पास्ट में आ रही है तो सेकंड भी हमारे पास पास्ट में होगी, अगर पहले प्रेजेंट में आ रही है तो सेकंड भी हमारे पास प्रेजेंट में होती है। तो यहाँ पे ऑल्दो ही इज माय फ्रेंड येट आई डू नॉट ट्रस्ट हिम, तो यहाँ पे हमारे पास ऑल्दो जो होता है ना वो यट से फॉलो नहीं हो पा रहा, इसकी रीजन क्या है? अच्छा, मैं कुछ इसके अलावा और भी सेंटेंस को बताना चाहूंगा, आप मतलब कि डेफिनेटली एक ग्रामेटिकली ईडियम कहा जाता है ऑल्दो येट को, जब भी हम इस्तेमाल करते हैं ना तो ये कंस्ट्रक्शंस देता होता है सेंटेंसेस की। तो ये जो एक दूसरे के जो फॉर एग्जांपल हम किसी भी सेंटेंस को इस्तेमाल करें मॉडर्न स्टाइल्स के अंदर, तो हम इसको लॉजिकली रिडंट के नाम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटेंसेस के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस में आपको इस्तेमाल करता हूँ कि अगर हम अगरचा का इस्तेमाल करते हैं, तो although there is nothing of the order about her, one or two of her accomplishment are invaluable। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो दो सेंटेंसेस होते हैं ना, एक जो वो है वो अनकंडीशनल सेंटेंस है, दूसरा कंडीशनल, यहाँ पे यट नहीं लगेगा, लेकिन नॉर्मली जो आल्दो के साथ हम यट लगाते हैं, इफ के साथ देन लगाते हैं, इनको हम कंडीशनल सेंटेंस का नाम देते हैं। दिस वुमन हैज 5 ऑफस्प्रिंग्स, तो 5 ऑफस्प्रिंग बेसिकली औलाद को कहते हैं। तो जब हमने वर्ड का नाम लगा दिया, ऑफस्प्रिंग हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है, तो ऑफस्प्रिंग की जो प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म हमेशा ऑफस्प्रिंग होता है, एस नहीं लगता, यहाँ पे सिंपल मिस्टेक प्लूरल की इस्तेमाल की। माई हेड पेन्स, तो कभी भी जब सब सर का दर्द होता है तो उसमें हम एक लगाते होते हैं, पेन्स नहीं लगाते होते, ठीक है। और इस लिहाज से अनएडमेटिक एक्सप्रेशन है ये, कभी भी हेडेक कहते होते हैं, हेड पेन्स नहीं कहते होते, ये आपको पता ही है। खास तौर पे लड़कियों को हम सर दर्द कहते हैं, और जो गर्ल्स होते हैं स्पेशली वो हेडेक ही कहती होती हैं। अच्छा, इसके ही इज वेरी कीन टू गो अब्रॉड। अब बेसिकली यहाँ पे किसी चीज पे जोर देने के लिए हम कीन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रपोजिशन की मिस्टेक आ रही है, तो कीन हमेशा ऑन को अबे करता है, टू को अबे नहीं करता, लेकिन अगर अबे करता है टू को भी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए। फॉर एग्जांपल कीन ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रपोजिशन और which in turn is followed by the ing form of the verb। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कीन है वो हमेशा ऑन को अबे करता है, अगर हम ing का मतलब ing लग जाए और इसके साथ हमेशा ऑन आता है, तो हमेशा ऊपर लिखा हुआ ही इज वेरी कीन टू गो अब्रॉड, तो ही इज वेरी कीन ऑन गोइंग अब्रॉड, मतलब कि वो बहुत ज्यादा मुतालफा है कि बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे हमेशा जब ऑन लगेगा तो साथ में आईएनजी की फॉर्म, मतलब कि आईएनजी भी जरूर लगेगा, मतलब उसकी कह सकते हैं कि ऑन, कीन ऑन से के बाद जो वर्ड आता है वर्ब, उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। तो कीन ऑन गोइंग आएगा यहाँ पे, कीन ऑन स्पेंडिंग आएगा, कीन ऑन बाइंग आएगा, ये आप आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे जब भी कीन के साथ ऑन आएगा। कीन का मतलब आपको पता ही है।
किसी भी चीज को आपको पता चले जी। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ अगले सेंटेंस में, CSS I do not why he has he not come, ये तो बेसिकली सेंस के लिहाज से ठीक नहीं बन रहा। I do not know why he has not come। तो ये तो आपको पता ही है कि इसके अंदर जो सेंटेंस आता है, इंटेरोगेट सेंटेंस होते हैं इंडेक्स स्पीच के, वो कभी भी जब इंफॉर्मेटिव सेंटेंस में चेंज होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हैव हमेशा ही सब्जेक्ट के बाद लगता होता है। ये कॉमन मिस्टेक है और जनरली ये तमाम हम लोगों को इसका एक्सपीरियंस होता है और पता होता है ये ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाई हैज ही नॉट कम नहीं आएगा, ही हैज नॉट कम आता है। तो अगर सपोज ये भी कह सकते हैं कि दे डू नॉट नो व्हाई he has not come, तो आप याद रखना कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच जो होती है ये बेसिकली इनडायरेक्ट फॉर्म है कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, दैट व्हाई ही हैज नॉट कम, तो यहाँ पे अब लगा सकते थे इसकी इंटरोगेटिव फॉर्म, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म में उन्होंने लगा दी है। आगे चलते हैं कि हमारे पास इसी सेंटेंस को, सच बॉयज हु हैव नॉट डन देयर होमवर्क शुड स्टैंड अप, तो ये तो कॉमन सा एक सेंटेंस है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे आप सच हमेशा जो होता है ना एज से फॉलो होता है, हु से फॉलो नहीं होता। तो ये ये हमेशा सच और एज ये कंडीशनल सेंटेंस में आ जाता है। सच बॉयज एज हैव नॉट डन देयर होमवर्क शुड स्टैंड अप, तो यहाँ पे हु की बजाय एज लगेगा। तो सच हमेशा जो होता है फॉलो वो एज से फॉलो होता है, हु से फॉलो नहीं होता। आई हैव मेट हिम लास्ट मंथ, तो आई हैव नहीं लगेगा हमेशा, क्योंकि जब अब स्पेसिफिकली टाइम दिया जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे उन्होंने आई मेट हिम लास्ट मंथ, जब एक स्पेसिफिकली टाइम मतलब मैं उससे मिला पिछले महीने, तो यहाँ पे आई हैव मेट हिम नहीं आएगा, यहाँ पे हम आई मेट हिम लास्ट मंथ आएगा। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि जब भी स्पेसिफिकली स्पेसिफिक टाइम हो पास्ट के अंदर, ये स्पेसिफिक टाइम हो चुका हो, तो यहाँ पे हम पास्ट इस्तेमाल करते हैं, तो कभी भी फ्यूचर इस्तेमाल सॉरी प्रेजेंट इस्तेमाल नहीं करते। तो आपको पता ही कॉमनली जब हम किसी से मिलते हैं तो मैं कह सकता हूँ मैच हम लास्ट मंथ, जब लास्ट मंथ का जिक्र आ गया तो डेफिनेटली गुजरा हुआ चीज है, तो पास्ट है, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली आपको पता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट के इस्तेमाल करेंगे, कभी प्रेजेंट के इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, अगर सपोज कह सकते हैं आई मेट हिम रिसेंटली, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आई हैव मेट हिम रिसेंटली। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इस तरह कुछ सेंटेंसेस हैं तो इसमें इस्तेमाल करते हैं डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर। अगर लास्ट मंथ का जिक्र जिसका मतलब है लास्ट मंथ की बात है, तो हमने हमेशा डेफिनेटली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सॉरी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी है, वो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होगा। दिस इज नॉट अ हाउस वर्थ लिविंग इन, अब हमेशा जो वर्ब लिव है वो प्रपोजिशन इन के साथ इस्तेमाल होता है। तो दिस इज नॉट अ हाउस वर्थ लिविंग इन आएगा यहाँ पे, ये भी कुछ इसकी करेक्शन होती है, लिविंग इन आता है हमेशा, लिविंग के साथ इन का इस्तेमाल जरूर करते हैं। वन मस्ट कीप वंस वर्ड, तो ये बेसिकली जो होता है ना वर्ड्स नहीं आता वर्ड, ये जो है ना वो प्लूरल और सिंगुलर की मिस्टेक्स हैं। तो यहाँ पे वन मस्ट कीप वंस वर्ड। अब एक और बात आती है, ये एक और मिस्टेक भी आती होती है यहाँ पे ना, कुछ लोग जब मिस्टेक करते हैं तो वंस की जहाँ पे ना फॉर एग्जाम्पल ये भी एक करेक्शन है, वन के साथ वंस ही लगता है, मतलब उसकी पोसेसिव फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे कुछ लोग वन मस्ट कीप हिज वर्ड आता है, तो यहाँ पे कभी भी अगर फॉर एग्जांपल अली होता तो डेफिनेटली यहाँ पे हिज लगता, अगर यहाँ पे सुमेरा होता तो यहाँ पे हर लगता, लेकिन अगर यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वंस लगेगा, ये भी एक मिस्टेक है। लेकिन जब हम वर्ड्स की बात करते हैं तो करेक्ट ईडियम जो होता है ना वो बेसिक टू कीप वंस वर्ड ईडियम करेक्ट है, कभी भी वर्ड्स ईडियम करेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे इडियोमेटिक फॉल्ट है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वन मस्ट कीप वन वर्ड, तो यहाँ पे टू करेक्ट ईडियम है टू कीप वंस वर्ड है, तो बेसिकली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जिसके बाद हम इस्तेमाल अगला जो सेंटेंस देखें तो ऑल्दो और यट का इस्तेमाल फिर आ गया, ये हमने बेसिकली पहले कर चुके हैं, वो मेरे ख्याल में हो चुका था। ठीक है जी,
वी हैव ऑर्डर फॉर मैनी बुक्स, वी हैव ऑर्डर्ड मैनी बुक्स। ऑर्डर के बाद हम कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए हम ऑर्डर्ड मैनी बुक्स लगाएंगे। मतलब ऑर्डर्ड, ये वर्ड्स लिख लें। अब आपको याद करने का क्या मेथड, आप ये वर्ड्स लिखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो आप इन वर्ड्स को लिखें अपने पेज के ऊपर जो साथ हो रहे हैं। तो ऑर्डर्ड के बाद कोई भी जो है प्रपोजिशन नहीं लगती, इस्तेमाल होती। अच्छा, एक और आपको मैं बताता हूँ। आपकी बुक है क्रीम द चुगताई की बुक है, वहां पे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बताया हुआ और साथ में द वर्ब फॉलोड बाय द प्रपोजिशन, जिसको फ्रेजल वर्ब का नाम देते हैं। उनमें से कुछ आप लास्ट में ना वर्ब ऐसे बताएं जो कि कभी भी किसी भी प्रपोजिशन को फॉलो नहीं करते। उनके अंदर भी चीज देखेंगे तो आपको उसका आइडिया हो जाए। द चाइल्ड हैज ब्रोकन हिज टॉय, तो द चाइल्ड बेसिकली किसी का नाम नहीं है। यहाँ पे अगर था हसन हैज ब्रोकन हिज टॉय आता, लेकिन चाइल्ड बेसिकली कॉमन जेंडर है, तो यहाँ पे इट्स टॉय आएगा, कभी भी हिज हर, क्योंकि हम यहाँ पे हमें नहीं पता चाइल्ड बच्चा या बच्ची है, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे, हिज का इस्तेमाल या हर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान आर वेरी, अब बेसिकली पाकिस्तानीज आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल्स। डेफिनेटली सीधी सी मिस्टेक है, पीपल्स की जमा पीपल, पीपल ही होता है, पीपल्स कभी भी नहीं होता। डू यू नो इंग्लिश अल्फाबेट, और बड़ी मिस्टेक है, अल्फाबेट्स जो होता ही नहीं, अल्फाबेट होता है, क्योंकि जो प्लूरल अल्फाबेट का भी अल्फाबेट ही होता है, कभी भी अल्फाबेट्स नहीं होता। आई मेड हर टू क्राई, तो बेसिकली हर के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगती। इसकी रीजन क्या है, सर्टेन वर्ब ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव विद विदाउट टू होता है। ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटिव हो, ऑब्जेक्ट मेड है और साथ में इन्फिनिटिव है, मतलब फॉर एग्जांपल इंक्लूड द लेट, मेक, सी, हेयर, फील, वॉच एंड नोटिस। बेसिकली ये हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। लेट के बाद लेट टू नहीं आता, मेक टू नहीं आता, सी टू, हेयर टू, फील टू, वॉच टू एंड नोटिस टू यहाँ पे नहीं आता। ठीक है जी। मेक की फॉर्म है मेड, तो यहाँ पे कभी भी जो हमारा वर्ब है मतलब कि है, तो उसके साथ जो इन्फिनिटिव फॉर्म है वो उस कभी भी टू के साथ कैरी आउट नहीं होती। मेड हर क्राई आएगा, मेड हर टू क्राई नहीं आएगा। अच्छा जी, शी एंटर्ड इनटू द रूम, इन टू नहीं आता। बेसिकली जब हम बात करें कम की बात करें या गो की बात करें, तो कभी भी ये फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल नहीं करता। शी एंटर्ड द रूम, शी एंटर्ड इनटू द रूम, कभी भी ये मतलब ये वर्ब है जो फॉलो नहीं करते, फ्रेजल प्रपोजिशन को फॉलो नहीं करते। दे एंटर्ड नेगोशिएशंस, नेगोशिएशन से मुराद होता है अच्छा एक और बात, यहाँ पे लगा हुआ है दे एंटर इनटू द रूम, वो गलत है। यहाँ पे लिखा दे एंटर नेगोशिएशन, लेकिन यहाँ पे इनटू लगाया हुआ है। इन कुछ केसेस के अंदर है कि अगर फ्रेजल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ना, तो नेगोशिएशन से मुराद की बात की जाए, तो बेसिकली वहां पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें इंटर टू लगाना, इनटू नेगोशिएशन। अब बेसिकली जब किसी कमरे के अंदर दाखिल होते हैं ना, तो हमें इसको लिहाज से, जब मतलब फॉर एग्जाम्पल हम आ रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं, आना और जाने के लिए हम कभी भी इनटू को इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हम फॉर एग्जांपल कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई पार्टी के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दे एंटर्ड इनटू द पार्टी, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो बेसिकली दे एंटर्ड इनटू द पार्टी। अब फॉर एग्जांपल दे एंटर्ड इनटू द केस, दे एंटर्ड इनटू द फ्लक्चुएशंस, दे एंटर्ड इनटू द एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पे इनटू लगेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं दे एंटर्ड इनटू द कॉलेज, तो ये नहीं, गलत है। तो दे एंटर्ड द कॉलेज यहाँ पे लगा सकते हैं। दे एंटर्ड द क्लासरूम, ठीक है, दे एंटर्ड द हॉस्पिटल्स, यहाँ पे हम लगा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करें किसी इनफॉर्मल बात की, मतलब आने जाने की बात नहीं है, बल्कि फॉर एग्जांपल कहीं जाना या आना, उसके लिए हम बेसिकली जरूर लगाएंगे कि इन टू को खत्म करके कभी वो फ्रेजल वर्ब को फॉलो नहीं करता। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई मतलब कोई डिस्कशन हो रही है, कोई बातचीत हो रही है, कोई मतलब के मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हम डेफिनेटली इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो निगोशिएशन का मतलब होता है कि डिस्कशन करना, बातचीत करना, उसके लिए हम इनटू का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके बाद वी आर दूस 50 रुपीज आई लेंट यू। वेयर आर दूस 50 रुपीज आई लेंट यू, यहाँ पे मतलब वेयर इज दैट, बेसिकली 50 रुपीज होता है ना, कभी भी पैसों के साथ आर नहीं लगाते, किसी किसी भी रकम के साथ, किसी भी अमाउंट के साथ आर नहीं लगाते, हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो 50 सेपरेट यूनिट्स नहीं है, बेसिकली ये सिंगल यूनिट है, तो इसके लिए हम हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वेयर इज दैट 50 रुपीज, वो 50 रुपए कहाँ, जो मैंने तुम्हें उधार दिए थे। और इसके बाद देखें, कॉस्टली हैड द रेन सीज देन द सन शॉन। तो बेसिकली यहाँ पे जो मिस्टेक उन्होंने की हुई है, वो हमेशा जो कॉस्टली होता है
वो व्हेन से फॉलोड होता है, कभी भी देन से नहीं होता। तो ये रूल भी इम्प्लाई करना है। तो जैसे अब आपको पता है कि नो फॉलोड हमेशा फॉलो देन से होता है, इसी तरह कॉस्टली जो होता है वो व्हेन से फॉलो होता है। कॉस्टली हैड द रेन सीज्ड व्हेन द सन शोन। अच्छा, एक और बात बताऊं कि आपकी जो ये मिस्टेक्स है ना, ये वाली मिस्टेक्स, ये वो वाली मिस्टेक्स है जो अक्सर औकात आपके पेपर्स में भी, आपको बुक्स के अंदर भी नहीं मिलती। तो बेटा मेरी सजेशन ये है कि जब आप इनको करें तो आप इस तरीके से करें कि ये आपको, अब आप इससे रेलिवेंट, अब आपने क्या करना है कि जितनी भी मैंने आपको फाइल बताई है, आपने साथ में लिखे होंगे सेंटेंसेस, आप इन सेंटेंसेस को लिख के अपने नोट्स बना के मुझसे शेयर करना है। और इससे रेलिवेंट जितने सेंटेंस है ना, आपने कोशिश करनी है कि 2000, जैसे आपको मैंने टास्क दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अभी आपको मैं बताता हूँ, इसके अंदर कुछ सेंटेंसेस होंगे कि आपके जो टाइम टेबल है उसके अंदर है जनाब, आपने 2005 से लेकर ना 2010 तक सीएसएस की जो करेक्शन है ना, उसको आपने करना है। 2005 से लेकर 2010 की जो सीएसएस की करेक्शन है उसको आपने करना है। मैं आपकी चेक करूंगा, आपने वो अपने ग्रुप एवेल्यूशन के ग्रुप के अंदर सेंड करना है। इज दैट क्लियर? चलिए जी, शाबाश, क्लास हम खत्म करते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन बाद में होगी। सीएसएस 2005 से लेकर 2010 की करेक्शन करनी है। मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटेंस विद रूल्स करवाए हैं। वो रूल्स कौन कौन से हैं मैं आपको